और अब आज की लीड स्टोरी। अपने देश में गौ तस्करों के भागने और उनके पकड़े जाने की तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन गुरुग्राम के एक एक्सप्रेसवे पर जो तस्वीरें दिखी उसने हर किसी को हैरान कर दिया। गौ तस्करों ने गौ रक्षकों और पुलिस को चकमा देने के लिए करीब 22 किलोमीटर गाड़ी दौड़ा दी। खुद को बचाने के लिए ये गौ तस्कर फ्लाईओवर से भी कूद गए। गौ तस्करों का ये लाइव स्टंट आप भी देखिए। फिल्मी अंदाज में गुरुग्राम के एक एक्सप्रेसवे पर इस रेस को देखिए। आपको आगे जो गाड़ी भागते हुए दिख रही है उसमें गौ तस्कर सवार हैं और इन गौ तस्करों को पकड़ने की कोशिश में पीछा कर रहे हैं गौ रक्षक और पुलिसकर्मी। फिल्मी अंदाज में भागने और पकड़ने की रेस लगी हुई है। पुलिस की तरफ से फायरिंग हो रही है और फायरिंग से बचने के लिए गौ तस्कर गाड़ी से कलाबाजी भी कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर से एक ट्रक गुरुग्राम में दाखिल हुआ। गौ रक्षकों को शक हुआ कि इस ट्रक में गायों को छिपाकर ले जाया जा रहा है। फिर क्या था, गौ रक्षकों ने अपनी गाड़ियां गौ तस्करों के पीछे लगा दी। पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई, लेकिन गौ तस्कर कहां रुकने वाले थे। बार बार चेतावनी के बावजूद वो रुके नहीं, बल्कि अपनी गाड़ियों की रफ्तार को और तेज कर दिया। इन गौ तस्करों की रफ्तार को थामने के लिए एक टायर भी पंक्चर कर दिया गया, लेकिन गौ तस्कर खुद को बचाने के लिए सिर्फ 2 टायर पर ही रेम के सहारे गाड़ी दौड़ाते रहे। और तो और गौ तस्करों ने 2 बार अपनी तेज रफ्तार गाड़ी को पूरे 360 डिग्री पर घुमा दिया। गौ तस्कर करीब 22 किलोमीटर तक अपनी गाड़ी को दौड़ाते रहे। उन्होंने गौ रक्षकों पर फायरिंग भी की, लेकिन खुद को बचाने की गौ तस्करों की ये लंबी दौड़ नाकाम थी। पुलिस से पीछा छुड़ाने के लिए गौ तस्करों ने गाड़ी में भरी गई गायों को तेज रफ्तार से सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। जब उन्होंने खुद को घिरा देखा और उन्हें बचने का कोई रास्ता ना दिखा तो वो फ्लाईओवर से कूद गए, लेकिन पुलिस से बच नहीं पाए। पुलिस ने 5 गौ तस्करों को पकड़ लिया। गौ तस्करों के पास से पिस्टल भी बरामद की गई है। हाँ, एक देसी कट्टा इनसे बरामद हुआ है और ये गाड़ियां कब्जे में ली गई हैं और इसके संबंधित सारी धाराएं लगा के और हमने बाकी गायों को गौशाला में पहुंचाया है। इनके खिलाफ केस रजिस्टर करके और इनकी गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस ने 2 गाड़ियों में ले जा रही 26 गायों को भी बरामद कर लिया है। हमें सूचना मिली थी कि ये अपने राय की तरफ से रोहतक की तरफ से 2 गाड़ियां आएंगी, एक 10 टायरी गाड़ी, एक टाटा पिकअप। उसकी सूचना पे हम सीएस स्टाफ गुरुग्राम के साथ खड़े थे। ये जैसे ही आई हमने इनको रुकने का इशारा किया, ये नहीं रुके। डिवाइडर पर टकरा कर इनका टायर फट गया। टायर फटने के बावजूद हमने इनका पीछा किया, तब ये बड़ी मशक्कत के बाद काबू आए हैं। हालांकि गुरुग्राम की सड़कों पर दिखी ये तस्वीरें गौ तस्करों के बेखौफ होने की गवाही दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जय गौ माता की, जय श्री राम।
चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और दुनिया अमेरिका को भले ही सुपर पावर के तौर पर जानती हो, लेकिन पानी के प्रहार के सामने उसने भी सरेंडर कर दिया है। अमेरिका का मिसूरी बाढ़ की तबाही झेल रहा है। यहां लोग पानी के बीच फंसे हुए हैं। उनको सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इमरजेंसी वर्कर्स ने बाढ़ के बीच एक महिला और उसकी 9 महीने की बच्ची का भी रेस्क्यू किया है। कैसे हुआ ये रेस्क्यू ऑपरेशन, आप भी देखिए। Our boat has arrived, Mary. ये बाढ़ के बीच जिंदगी के जंग जीतने की तस्वीर है। अमेरिका के मिसौरी में रहने वाली विक्टोरिया एडम्स अपनी 9 महीने की बच्ची मीरी के साथ बाढ़ के बीच फंस गई थी। मिसौरी के हेजलवुड इलाके में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। हर तरफ पानी ही पानी है। ऐसे में इमरजेंसी वर्कर्स के लिए लोगों को बाढ़ के बीच से निकालना आसान नहीं है। विक्टोरिया एडम्स के घर के आसपास का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। ऐसे में इमरजेंसी वर्कर्स ने विक्टोरिया और उनकी 9 महीने की बच्ची तक पहुंचने के लिए बोट का सहारा लिया। उन्हें घर से सुरक्षित बोट तक पहुंचाया गया और फिर बोट से सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। हेजलवुड अमेरिका के उन इलाकों में से है जहां इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। इस मूसलाधार बारिश की वजह से मिसौरी के 4 स्टेट हाईवे और मुख्य सड़कें बंद हो चुकी हैं। ऐसे में इमरजेंसी वर्कर्स इन इलाकों में फंसे लोगों के लिए देवदूत साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा कर लिया था। प्रदर्शनकारी संसद तक भी पहुंच गए थे। अब कुछ ऐसी ही तस्वीरें इराक से आ रही हैं। यहां प्रदर्शनकारी संसद के भीतर पहुंच गए। ये प्रदर्शनकारी ईरान समर्थक मोहम्मद अल सुदानी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज है। कोई टेबल पर शान से लेटा है तो कोई नाचकर अपना विरोध दर्ज करा रहा है। ये तस्वीरें इराक की संसद के अंदर की हैं और ये संसद पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का हल्ला बोल है। ये विरोध प्रदर्शन मोहम्मद अल सुदानी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने के विरोध में हो रहा है। सुदानी को ईरान समर्थक माना जाता है। इसके बावजूद गठबंधन सरकार ने उन्हें पीएम उम्मीदवार बनाया है। सुदानी के विरोध में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन अब हिंसक हो गया है। हजारों प्रदर्शनकारियों ने सेंसिटिव ग्रीन जोन को पार किया और संसद जा पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने दीवारों को लांघा और संसद के अंदर घुस गए। सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद थी, लेकिन वो भी प्रदर्शनकारियों को रोकने में नाकाम रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों की अगुवाई एक मौलवी कर रहा है जिसका नाम मुक्तदा सद्र है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों के संसद के भीतर पहुंचने से सिक्योरिटी फोर्सेस की चिंता बढ़ी है। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि ग्रीन जोन में संसद के अलावा तमाम देशों के दूतावास मौजूद हैं। साथ ही सीक्रेट मिशन के ऑफिस भी ग्रीन जोन में ही हैं। ऐसे में प्रदर्शनकारियों पर काबू रख पाना बड़ी चुनौती है। अक्टूबर में इराक में चुनाव हुए थे।
इसके बाद से इराक में सियासत के हालात बिगड़े हुए हैं। 290 दिनों से वहां कोई सरकार नहीं है। प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिशें भी जारी हैं। कार्यवाहक पीएम मुस्तफा अल कादिमी ने प्रदर्शनकारियों के नाम संदेश जारी कर उनसे ग्रीन जोन से बाहर जाने और शांति से बातचीत करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थो चैटर्जी को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया है। पार्थो की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद ममता बनर्जी ने ये एक्शन आज लिया। पार्थो चैटर्जी को टीएमसी से भी निलंबित कर दिया गया है। दरअसल ईडी ने पार्थो की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से करीब 28 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो सोना बरामद किया है। कैश की बरामदगी के बाद अर्पिता ने जो बयान दिया उससे पार्थो चैटर्जी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अर्पिता ने दावा किया है कि बरामद जो रुपए हुए हैं वो दरअसल पार्थो चैटर्जी के ही हैं। ₹50 करोड़ कैश, 5 करोड़ से ज्यादा का सोना। नोटों का ये पहाड़ शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से मिला है। ईडी ने अर्पिता के दूसरे मकान पर बुधवार की शाम छापा मारा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अर्पिता के इस फ्लैट में अलग अलग जगह छिपाकर करोड़ों की दौलत रखी गई थी। अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से अब तक 55 करोड़ से ज्यादा का कैश, सोना और विदेशी करेंसी बरामद हो चुकी है। अर्पिता के बेलघरिया स्थित दूसरे घर से भी नोटों का पहाड़ मिला है। बुधवार शाम से गुरुवार सुबह तक चली रेड में जो कुछ बरामद हुआ वो पिछले हफ्ते की बरामदगी से भी ज्यादा निकला। अर्पिता के दूसरे घर में पड़ी रेड में 2000 और 500 के नोटों के बंडल मिले हैं। इसके अलावा 1-1 किलो की 3 सोने की ईंटें, 500 ग्राम के 6 कंगन और 1 सोने का पेन मिला है। कमरों के अलावा वॉशरूम, वार्डरोब और संदूक में भी नकदी छिपा कर रखी गई थी। कैश की गिनती बुधवार शाम करीब 6 बजे से शुरू हुई और गुरुवार सुबह 4 बजे तक चलती रही। नोट गिनने के लिए 5 मशीन मंगाई गई और सुबह ट्रकों में भरकर नकदी भेजी गई। अर्पिता के दूसरे घर से कुल मिलाकर 27.9 करोड़ रुपए और 4.31 करोड़ का सोना बरामद हुआ है। पिछले हफ्ते हुई रेड में 21.9 करोड़ रुपए की करेंसी नोट, 76 लाख रुपए का सोना और 56 लाख रुपए की विदेशी करेंसी बरामद हुई थी। अर्पिता के 4 ठिकानों पर छापेमारी में अब तक 55 करोड़ से ज्यादा की नकदी, सोना और डॉलर मिल चुके हैं। ईडी को आशंका है कि ये घोटाला 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। फिलहाल ईडी ने अर्पिता के बेलघरिया टाउन क्लब स्थित 2 फ्लैट्स में से एक को सील कर दिया है। टालीगंज की फ्लैट से 22.5 करोड़ बरामद होने के बाद कल अर्पिता की बेलघरिया फ्लैट से अभी तक काउंटिंग में 30 करोड़ रुपया बरामद हुआ। इतने पैसे कोलकाता में हाल फिलहाल में कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया। अब सवाल ये उठता है कि अर्पिता का और कितना ऐसा मकान है जहां पे रुपया छुपा हुआ है। कितनी पैसों की मालिक है अर्पिता? इतनी भारी भरकम रकम उनके पास आई कैसे? ये क्या टीचर नियोग घोटाले मामले के पैसे है? ये क्या टेट मामले के पैसे है? या अर्पिता किसी हवाला कांड से जड़ित है? जानने की कोशिश में लगी हुई है ईडी के आला अधिकारी। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने ईडी की पूछताछ में अपने घर से बरामद कैश से पल्ला झाड़ लिया है। पूछताछ में अर्पिता ने कहा कि ये सारे रुपए पार्थ चटर्जी के हैं। पार्थ इस घर का इस्तेमाल रुपए रखने के लिए करते थे। पार्थ के कर्मचारी उसके घर पर पैसा रख के जाते थे। कभी कभी पार्थ खुद भी आते थे। मुझे इस कमरे में जाने की मनाही थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि घर में इतना सारा कैश रखा होगा। अर्पिता के बयान के बाद पहले से ही गिरफ्तार पार्थ चटर्जी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। फिलहाल ईडी अर्पिता से पूछताछ कर रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक अर्पिता टेंशन में है, हालांकि वो जांच में पूरा सहयोग कर रही है। ईडी के अधिकारियों को अर्पिता के बेलघरिया स्थित आवास के बारे में पूछताछ के बाद ही पता चला। ईडी का अधिकारियों का मानना है कि अर्पिता का बिहेवियर बिल्कुल स्टेडी है।
वो कभी ब्लैक कॉफी मांग रही है, कभी ड्राई फ्रूट्स मांग रही है और बार बार वॉशरूम जा रही है, क्योंकि उनके अंदर एक तनाव है, एक टेंशन है। अब इस टेंशन की वजह क्या है? अर्पिता को लेकर भी छानबीन हो सकती है। अर्पिता के काफी सारे हाइड आउट के ढाबा डाल सकते हैं ईडी के आला अधिकारी। कुल मिला के ये मामला जितना दिन जा रहा है नए नए मोड़ ले रहे हैं। कैमरामैन नवीन के साथ अयान, जी मीडिया, कोलकाता। तो देखिए, ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से ईडी ने करोड़ों की संपत्ति बरामद कर ली है। अर्पिता के 2 घरों से ही 55 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद हुई है। और आपको बताते हैं और क्या रिकवरी हुई है। अर्पिता के दूसरे घर में बुधवार से आज सुबह तक चले छापे में 27 करोड़ 9 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। इसके अलावा सोने के छड़ों समेत 4 करोड़ 31 लाख रुपए का सोना भी मिला है। पिछले हफ्ते अर्पिता के पहले घर में पड़े छापे में 21 करोड़ 9 लाख रुपयों की बरामदगी हुई थी। वहां नोटों का पहाड़ मिला था ईडी को। इसके अलावा 76 लाख रुपए का सोना भी बरामद किया गया था। पिछले हफ्ते ही अर्पिता के घर से डॉलर के रूप में भी 56 लाख रुपए की विदेशी करेंसी बरामद की गई थी। उसके घर से 20 मोबाइल फोन भी मिले थे। कुल मिलाकर अर्पिता के घरों से अब तक 50 करोड़ से ज्यादा रुपए का कैश बरामद हो चुका है। और इसके अलावा अब तक 5 करोड़ 7 लाख के सोने की बरामदगी भी हो चुकी है। यानी अर्पिता के ठिकानों से अब तक कुल 55 करोड़ 43 लाख की नकदी, सोना और विदेशी करेंसी बरामद हो गई है। आगे बढ़ते हैं शो में और अब बात करते हैं उस मानव बम की जो अल कायदा के इशारे पर हिंदुस्तान में दहशत फैलाने की साजिश रच रहा था। दरअसल 25 जुलाई को बेंगलुरु पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इनसे पूछताछ शुरू की तो पता चला कि ये अल कायदा के आतंकियों से संपर्क में थे। यही नहीं, ये भारत में आतंकी हमला कर दहशत फैलाने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस से जुड़े सूत्रों की माने तो अख्तर हुसैन और जुबा नाम के ये आतंकी आत्मघाती हमले करने की योजना बना रहे थे। He is an extremely radicalized youth who has been arrested. तारीख 25 जुलाई, दिन रविवार, जगह बेंगलुरु। बेंगलुरु पुलिस खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर तिलक नगर इलाके की एक बहुमंजिला इमारत में दाखिल होती है। सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। पुलिस की दबिश से इलाके में सनसनी फैल जाती है। लेकिन जब पुलिस इमारत से बाहर आती है तो पता चलता है कि उसकी गिरफ्त में अख्तर हुसैन और जुबा नाम के 2 संदिग्ध आतंकी हैं। सूत्रों से पता चलता है कि अख्तर और जुबा आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं और वो उत्तर भारत से भागकर बेंगलुरु में छिपे हुए थे। लिहाजा पुलिस उनसे पूछताछ शुरू करती है। ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर बेंगलुरु में छिपे होने का उनका मकसद क्या था। वो किस आतंकी संगठन से ताल्लुक रखते हैं? क्या वो भारत में दहशत फैलाने की साजिश रच रहे थे? तो अब इन संदिग्ध आतंकियों को लेकर जो खुलासा हुआ है वो न सिर्फ डराने वाला है बल्कि बड़े आतंकी खतरे की आहट से भी कम नहीं है। जी हां, पुलिस और जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों की माने तो अख्तर हुसैन और जुबा मुस्लिमों के साथ भाईचारा दिखाने के लिए आत्मघाती हमलावर या कहें मानव बम बनकर हमले करना चाहते थे। दोनों संदिग्ध आतंकी मैसेजिंग ऐप स्नैपचैट के जरिए अलकायदा के आतंकियों के संपर्क में थे। अख्तर हुसैन और जुबा इंटरनेट मीडिया ऐप टेलीग्राम के जरिए मुस्लिम युवाओं को संगठित कर रहे थे और उन्हें तोड़फोड़ की गतिविधियों के लिए उकसाने की कोशिश में थे। युवा भटके हुए थे, उनको पकड़ा गया है और धीरे धीरे हमें पता लग रहा है कि किस स्लीपर सेल्स कहाँ का डेवलप हो रहे हैं। मैं समझता हूँ केरल में कुछ महाराष्ट्र के संवेदनशील इलाके हैं, मध्य प्रदेश में पश्चिमी मध्य प्रदेश और पंजाब में आजमगढ़ और
और मेरठ इत्यादि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इनकी गतिविधियों के कुछ संकेत मिले हैं, मगर हमारी सरकार बहुत सतर्क है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इन पे लगातार निगाहें बनाई हुई है और इनको जड़ों से बिल्कुल उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की माने तो अख्तर हुसैन का संबंध असम के तेली तिकर गांव से है। वो नफरत का जहर फैलाने के लिए बेंगलुरु आया था और उसने कुछ ही महीनों में 4 बार अपने ठिकाने बदले थे। ऐसा वो खुद को पुलिस और लोगों की नजरों से बचाने के लिए करता था। यही नहीं, पुलिस की माने तो अख्तर बेंगलुरु के संवेदनशील और वाणिज्यिक स्थानों की खुफियागिरी कर रहा था और उनसे जुड़ी सूचनाएं जम्मू कश्मीर के आतंकी संगठनों को देता था। उसके छिपे होने की जगह से पुलिस को जिहाद और गले में फंदा डालकर मारने की तकनीक पर आधारित कई किताबें भी मिली हैं। तो सवाल यह है कि क्या अख्तर हुसैन और उसका साथी जुबा अल कायदा के लिए मानव बम बनकर भारत में धमाका करना चाहते थे? क्या दोनों AQIS यानी अल कायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मोहरे के तौर पर काम कर रहे थे? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जिस तरह धार्मिक कट्टरता बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए AQIS भारत के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है? हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि अल कायदा की गतिविधियां और खास करके पाकिस्तान आर्मी और ISI और तालिबानी आतंकवादियों के संगठनों के दूसरे संगठनों से गठजोड़ से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जो है वो एक तरह से संकट के बादल जरूर उभर रहे हैं, जिनको कि समय रहते हुए आइडेंटिफाई करके उन पे जो है कार्रवाई करना बहुत ही जरूरी है और मैं समझता हूँ हम ऐसा करने में सफल हों। सूत्रों की माने तो शुरुआती जांच में जिस तरह के सबूत मिले उनसे इस मामले की आगे की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA से कराने का फैसला लिया गया। NIA की टीम बहुत जल्द कर्नाटक आएगी और दोनों संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला एक ही देश है और वो है पाकिस्तान। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना चीन के आगे नाक रगड़ रही है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख चीन से मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन शी जिनपिंग के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। देखिए कैसे ड्रैगन के एक डंक से मच गया है पाकिस्तान सेना में हड़कंप। जब हमारा पाकिस्तान जब खड़ा हो जाएगा ना एक जज्बे के मुताबिक, तो फिर इंडिया का ये हवा तो वो तो जाता है पाकिस्तान टूट जाए, खत्म हो जाए। इंडिया का तो यही मसला है। भारत से दुश्मनी में सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरान ही नहीं, बल्कि वहाँ की आवाम भी अपना सुध बुध गंवा बैठी। उन्हें हिंदुस्तान हमसाया मुल्क कम, दुश्मन ज्यादा लगता है। अब देखिए, पाकिस्तान एटमी ताकत भी है। तो फिर सवाल यह है कि पाकिस्तान का दोस्त कौन है? कौन है जो पाकिस्तान का साथ हर मौके पर देता है? जवाब भी पाकिस्तान की आवाम के मुंह से ही सुनिए। चाइना हमेशा कोई भी मुश्किल आती है, कोई भी यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट होना होता है, सबसे पहले चाइना को ही याद किया जाता है। ऐसे ही है ना? चाइना हमारी इमदाद करता है तो हमें चाइना बहुत अच्छा लगता है। जी, पाकिस्तान की जनता को लगता है कि चीन उसका सबसे बड़ा खैर ख्वाह है, चीन उसका सबसे बड़ा मददगार है। वो चीन ही है जो पाकिस्तान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चीन ही है जो पाकिस्तान को भारत से बचा सकता है। लेकिन क्या ये सच है? शायद नहीं, क्योंकि चीन तो सिर्फ पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। वो पाकिस्तान से पैसे बटोर रहा है, वहां अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा है। तस्दीक करती है ये खबर। चीन के साथ दोस्ती के दम भरने वाली पाकिस्तानी सेना को बड़ा झटका लगा है। चीन 5 साल पहले पाकिस्तान की ओर से खरीदी गई सतह से हवा में मार करने वाली HQ-16 मिसाइलों के लिए कल पुर्जे नहीं दे रहा है। इसकी वजह से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की हालत बेहद खराब है। जो हथियार जो चीन कहीं और नहीं बेच सकता है या उनके यहाँ जंकयार्ड हो रहे हैं, वो आधुनिक हथियार बना रहे हैं। जो पुराने जंकयार्ड हैं वो पाकिस्तान को एक तरह से मजबूरी का सौदा करके
देने की कोशिश में है। और यही सब मुझे लगता है कि इस सारी घटनाओं के पीछे कि जिस तरह से वो चीन ने पाकिस्तान को HQ-16 के स्पेयर पार्ट देने में जो आनाकानी की है, वो आगे चल के पाकिस्तान के ऊपर चीन का बढ़ता प्रभुत्व जो है वो उसका एक संकेत ही नजर आता है। दरअसल चीन ने साल 2017 में पाकिस्तान को HQ-16 मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें बेची थी। ये पाकिस्तान के लिए बेहद अहम हथियार प्रणाली है। इस मिसाइल को वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस किया गया, 360 डिग्री में मार करने और किसी भी भौगोलिक स्थिति में दुश्मन का सामना करने में सक्षम मानी जाती है। लेकिन चीन की HQ-16 मिसाइलों में करीब 500 खामियां निकलकर सामने आई, जिसके बाद 2021 में चीनी कंपनी ने तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम को पाकिस्तान में तैनात किया था ताकि इसकी कमियों को दूर किया जा सके। लेकिन चीन का ये कदम भी बेकार साबित हुआ और HQ-16 की कमियों को दूर नहीं किया जा सका। पाकिस्तान की सेना और सरकार ने चीन के सामने कई बार गुहार लगाई, इस मिसाइल को ठीक करने और नए कल पुर्जे देने के लिए नाक तक रगड़ी, लेकिन ड्रैगन ने ऐसा मुंह फेरा कि बाजवा ब्रिगेड की बत्ती गुल हो गई। पाकिस्तान चीन के कर्ज तले दबा हुआ है और यही वजह है कि वो चाहकर भी ड्रैगन पर दबाव नहीं बना पा रहा। लेकिन पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार की हिम्मत की भी दाद देनी होगी। चीन की धोखेबाजी और मुल्क की कंगाली के बावजूद वो उससे 6 और HQ-16 मिसाइलें खरीदना चाहती। तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान चीन फोबिया से ग्रसित है? क्या पाकिस्तान पर चीन की निर्भरता कभी खत्म नहीं होगी? कयास लगाए जा रहे हैं कि यही हाल रहा तो एक दिन पाकिस्तान की हुकूमत इस्लामाबाद से नहीं बल्कि बीजिंग से चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, चीन ना सिर्फ पाकिस्तान को धोखा दे रहा है बल्कि उसकी एक हरकत ने कोरोना के बाद एक बार फिर पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। दरअसल चीन के एक रॉकेट का मलबा अंतरिक्ष से धरती पर गिर सकता है। दुनिया की 80% से भी ज्यादा आबादी पर इस मलबे के गिरने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। इस खबर से पूरी दुनिया चिंतित है और चालबाज चीन खतरे की खबरों को खारिज कर रहा है। ड्रैगन ने फिर बढ़ाई दुनिया की टेंशन। चीन का एक परीक्षण दुनिया पर पड़ेगा भारी। मलबा मिसाइल से खतरे में पृथ्वी। ड्रैगन ने एक बार फिर दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। इस बार ये टेंशन अंतरिक्ष को लेकर किए गए चीन के एक परीक्षण से बढ़ी है। दरअसल चीन ने हाल ही में एक रॉकेट अंतरिक्ष के लिए छोड़ा था और अब इसके मलबे के वापस पृथ्वी पर गिरने की आशंका बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में करीब 23 मीट्रिक टन का यह मलबा पृथ्वी के एक बड़े हिस्से पर गिर सकता है। चीन इसकी निगरानी का दावा कर रहा है, दुनिया को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर ये मलबा जमीन पर गिरा तो दुनिया के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। चीन के रॉकेट का मलबा धरती पर गिरने की आशंका से पूरी दुनिया चिंतित है। बीते साल भी ठीक इसी तरह की एक घटना हुई थी। तब चीन का एक रॉकेट हिंद महासागर में क्रैश हो गया था। उसके मलबे ने पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया था। अब विशेषज्ञों की चिंता है कि रविवार को चीन का लॉन्च किया गया मार्च 5B रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल से टकरा सकता है।